welcome to English Basics with Usha. Today we will do the second part of confused word. We have done first part already, so you can check out in my playlist. तो आज की वीडियो जो है वो confused words पे है. confused words क्या होते हैं? homonyms बोलते हैं, homophones भी बोलते हैं और ये देखने में लगभग सेम लगते हैं लेकिन इनके मीनिंग अलग होते हैं. तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट. सबसे पहला जो वर्ड है उसको बोलते हैं ब्रेथ. ब्रेथ का मतलब होता है सांस. जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो ये होता है, ये एक नाउन होती है यानी कि एक ऑब्जेक्ट होता है. तो गोता लगाने से पहले एक लंबी सांस लो. तो बिफोर यू डाइव, डाइव मतलब गोता लगाना, बिफोर यू डाइव टेक अ डीप ब्रेथ, ठीक है. अब नेक्स्ट होता है ब्रीद. ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना. देखो ये खाली सांस है और ये होता है सांस लेना, यानी कि ये एक वर्ब है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, देखें इसका एग्जांपल. खुली हवा में गहरी सांस लो, तो हम बोलेंगे ब्रीद डीपली इन ओपन एयर, ठीक है. या फिर हम लोग इसको एक वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमें पॉल्यूशन में ज्यादा सांस नहीं लेनी चाहिए, ठीक है. तो वी, जैसे हमें पोल्यूशन में विदाउट मास्क सांस नहीं लेनी चाहिए, तो वी शुड नॉट ब्रीथ विदाउट मास्क इन पॉल्यूशन, ठीक है. तो हम लोगों को सांस लेने के लिए मास्क की जरूरत होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सांस नहीं लेनी चाहिए विदाउट मास्क पॉल्यूशन के अंदर, ठीक है. तो ब्रीथ को हम एज ए वर्ब यूज करेंगे. तो शुड के बाद हम लोगों ने क्या यूज किया, एज ए वर्ब यूज किया. नेक्स्ट हम करेंगे ब्रेड. ब्रेड का मतलब होता है चौड़ाई. चौड़ाई, ठीक है. देखिए चौड़ाई क्या है, चौकोर में एक चौड़ाई लंबाई के समान होती है. मतलब चौकोर का मतलब है कि की बात कर रहे हैं, एक स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो स्क्वायर में जो लंबाई और जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, वो क्या होती है, समान होती है. तो इन अ स्क्वायर द ब्रेथ इज इक्वल टू द लेंथ, यानी कि जो उसकी ब्रेथ होती है, उसकी जो चौड़ाई होती है, उसकी जो लेंथ होती है, लंबाई उसके बराबर होती है, ठीक है. नेक्स्ट है कैनवस. कैनवस का मतलब होता है मोटा कपड़ा, ठीक है. कैनवस का मतलब होता है मोटा कपड़ा. तो कैनवस के थैले बहुत मजबूत होते हैं, यानी कि कैनवस बैग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है कैनवस. कैनवस का मतलब होता है वोट मांगना. वोट मांगना, जैसे कि छात्र कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे थे. द स्टूडेंट्स वर कैनवसिंग फॉर द कांग्रेस कैंडिडेट, ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस होता है, नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट कंफ्यूज वर्ड्स कौन से हैं. नेक्स्ट कंफ्यूज वर्ड है कि पहला वर्ड है यहाँ पर फार्मर, ठीक है. फार्मर, फॉर्मर एंड लेटर. फार्मर तो हमें पता ही है कि किसान को बोलते हैं, ठीक है. जैसे कि द फार्मर इज प्लोइंग द फील्ड, यानी कि जो किसान है वो खेत में हल चला रहा है. प्लोइंग का मतलब होता है हल चलाना, ठीक है. नेक्स्ट है फॉर्मर. फॉर्मर का मतलब होता है कोई दो चीजें हैं और उन दो चीजों में से ये ए है और ये बी है, तो ये जो पहला है ये है हमारा फॉर्मर, ठीक है. जैसे फिल्म का पहला आधा भाग नीरस था, यानी कि डल था, उदास था, मतलब बोरिंग था. तो द फॉर्मर हाफ ऑफ द फिल्म वॉज डल और बोरिंग भी लिख सकते हैं इसको, बोरिंग, ठीक है. नेक्स्ट है लेटर. लेटर का मतलब होता है, जैसे इसमें फॉर्मर का मतलब पहला भाग, तो ये लेटर मतलब दूसरा भाग, ठीक है. तो द लेटर हाफ ऑफ द फिल्म वॉज इंटरेस्टिंग, यानी कि फिल्म का जो दूसरा भाग था वो क्या था, रोचक था. नेक्स्ट है हैबिट. हैबिट, कस्टम, कस्टम ड्यूटी और कॉस्ट्यूम. ये तीनों सेंटेंसेस, ये तीनों जो वर्ड्स हैं, सॉरी, ये मीनिंग में हम लोग को कंफ्यूज कर देते हैं, कहाँ क्या यूज करेंगे या कहाँ क्या यूज हुआ है. जैसे कि हैबिट का मतलब होता है किसी की आदत, ठीक है. और कस्टम का मतलब होता है जो हमारी सामाजिक प्रथा होती हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, उसको बोलते हैं. कस्टम ड्यूटी जो एक सीमा शुल्क होते हैं, यानी कि कस्टम ड्यूटी एक टाइप का टैक्स होता है. और कॉस्ट्यूम जो होता है वो होती है पोशाक, ठीक है. तो हैबिट देखिए, उसे जुआ खेलने की आदत है, तो गैम्बलिंग इज ए हैबिट विद हिम. या फिर ही इज फॉन्ड ऑफ तो हम लगा नहीं पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें हैबिट वर्ड यूज करना है, तो हम लोग हैबिट को यूज करते हैं. तो गैम्बलिंग इज अ हैबिट विद हिम या गैम्बलिंग इज हिज हैबिट, ठीक है. नेक्स्ट है कस्टम. कस्टम का मतलब रीति रिवाज, प्रथा. हिंदुओं में मृत व्यक्ति को जलाने की प्रथा है, तो इट इज अ कस्टम अमंग हिंदूज टू
क्रीमेट द डेड बॉडी। क्रीमेट का मतलब होता है दाह संस्कार करना, जलाना, ठीक है। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी का मतलब है सीमा शुल्क, यानी कि आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको सीमा शुल्क देना होगा, यू विल हैव टू पे कस्टम ड्यूटी टैक्स, ठीक है। पोशाक, कॉस्ट्यूम, आपकी पोशाक बहुत महंगी है तो योर कॉस्ट्यूम इज वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है लेजिबल एंड रीडेबल। लेजिबल का मतलब होता है कोई भी चीज जिसे हम पढ़ सकें, जिसे पढ़ा जा सके, ठीक है, वो चीज है कि लेजिबल होती है। तो तुम्हारा हस्तलेख पढ़ा नहीं जाता, यानी कि तुम्हारी जो राइटिंग है ना वो पढ़ी नहीं जाती, तो योर हैंड राइटिंग इज नॉट लेजिबल। लेजिबल का मतलब है पढ़ी नहीं जा सकती, नोट लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर पढ़ी नहीं जा सकती। नेक्स्ट है द बुक, यहाँ पर रीडेबल। रीडेबल का मतलब होता है कोई चीज पढ़ने योग्य है, कोई चीज इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो दिस बुक बीइंग ऑन टेक्निकल सब्जेक्ट इज नॉट रीडेबल। तो यह पुस्तक तकनीकी विषय होने के कारण और रोचक नहीं है, यानी कि इंटरेस्टिंग नहीं है, रीडेबल नहीं है, यानी कि टेक्निकल बुक है तो जिनको टेक्निकल बैकग्राउंड है वही समझ पाएंगे। तो इसीलिए अगर हम लोग कोई बीटेक वगैरह की या कोई ऐसी बुक देंगे जिसके बारे में नॉलेज ना हो तो हम लोग वो रीडेबल नहीं लगेगी, यानी कि हमें क्या नहीं लगेगी, वो रोचक नहीं लगेगी, हम उसे पढ़ेंगे नहीं। पढ़ेंगे नहीं का मतलब ये नहीं कि वो पढ़ने लायक नहीं है, वो पढ़ने लायक है बट हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज हमें वो समझ में नहीं आ रही, ठीक है। नेक्स्ट है और लेजिबल का मतलब है कि हमको हिंदी पता है लेकिन किसी ने इतने बुरी तरीके से लिख रखी है हिंदी कि हमें पढ़ी नहीं जा रही। इंग्लिश किसी ने इतनी गंदी राइटिंग में लिख रखी है कि हमें पढ़ी नहीं जा रही, वो होती है लेजिबल, ठीक है। नेक्स्ट होता है इन एंड इनटू। इन का मतलब भी में होता है और इनटू का मतलब भी में होता है, लेकिन जो इन होता है इसमें कोई गति नहीं होती। जैसे आपके ग्लास में पानी है, पड़ा हुआ है वो, तो ये है इन, ठीक है। और इनटू का मतलब है कि जब जैसे कोई एक यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक है, और बिल्ली आई भागी भागी और इस बॉक्स में वो कूद कर गिर गई, तो हम बोलेंगे इनटू, यानी कि उसमें गति होती है, कोई हरकत होती है और वो उसमें जाकर कोई चीज अंदर चली जाती है। जैसे कि द पेपर इज आर इन माई ड्रॉर, कागजात मेरी दराज में है। तो कागजात मतलब कि पेपर पड़े हुए हैं ना उस ड्रॉर में, तो इनमें कोई गति नहीं है, तो ये हो गया इन। और इनटू को देखिए, तुमने मेरी दराज में कागजात रखे मतलब पहले नहीं थे, तो आपने मेरी दराज में यहाँ से उठाकर यहाँ रखा, यानी कि गति हुई। तो यू पुट पेपर्स इनटू माय ड्रॉर, यानी कि आपने उसमें रखे, तो पहले से रखे हुए हैं तो इन, और आप उठाकर रख रहे हो तो वो होता है इनटू, या कोई चीज गति हो रही है इनटू। नेक्स्ट देखिए लर्न एंड टीच। लर्न का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, सीखना, और टीच का मतलब होता है ज्ञान देना या पढ़ाना, ठीक है। तो वे अंग्रेजी पढ़ना सीखते हैं तो दे लर्न टू रीड इंग्लिश, और वे अंग्रेजी सीखते हैं तो यहाँ पर सिखाते हैं तो दे टीच इंग्लिश। तो यहाँ पर लर्न, यहाँ पर टीच। लीव और लेट। लीव का मतलब होता है छोड़ना और लेट का मतलब होता है अनुमति देना। लीव का मतलब होता है छोड़ देना, जैसे मैंने इस कमरे को तुम इस कमरे को तुरंत छोड़ दो, तो लीव दिस रूम एट वंस, तुरंत मतलब बिल्कुल, तो यहाँ पर एट वंस लगाया, लीव मतलब छोड़ देना। लेट मी गो नाउ। लेट का मतलब होता है कोई भी चीज किसी की अनुमति देना, किसी की परमिशन पर डिपेंड होना, ठीक है। तो लेट मी गो नाउ यानी कि मुझे जाने दो, मैं खुद भी उठ के जा सकता हूँ ना, लेकिन मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग लेट का यूज कर सकते हैं। मुझे जाने दो तो लेट मी गो, मुझे खाने दो लेट मी ईट, मुझे गाने दो तो लेट मी सिंग। तो यहाँ पर अनुमति लेते हैं तो वहां पर हम लेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैनी एंड मच। मैनी का यूज हम करते हैं कोई भी चीज जो हम गिन सके, जिसे हम मैनी यूज करेंगे। और मच होता है जिसको हम गिन नहीं सकते, जो एक क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है, जो एक क्वांटिटी में होते हैं, यानी कि मात्रा होती है किसी चीज की, कोई चीज का ढेर होता है, ठीक है। जैसे कि कक्षा में बहुत से छात्र हैं, तो छात्र आपको गिन सकते हो ना, 1 2 3 4, तो देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन क्लास। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अधिक दूध नहीं है। देखो दूध को गिन नहीं सकते ना, 1 दूध 2 दूध 3 दूध ऐसे थोड़ी लिखते हैं। दूध एक जो होती है क्वांटिटी होती है, एक मात्रा होती है, तो इसमें हम मच का यूज करेंगे। वी हैवंट मच मिल्क, यानी कि हमारे पास अधिक दूध नहीं है। नेक्स्ट होता है पैटर्न। पैटर्न का मतलब होता है कोई भी संरक्षक या आश्रयदाता, ठीक है। जैसे कि
कलाकार ने अपने उन प्रशंसकों को धन्यवाद दिया जो उनके चित्रों की प्रतीक्षा करते थे। ठीक है, तो प्रशंसकों को धन्यवाद दिया यानी कि आर्टिस्ट थैंक्स हिज पैट्रन्स हु ईगरली वेटेड हिज पेंटिंग, यानी कि प्रशंसक जो थे यानी कि एक तरीके से वो क्या थे, उस पर निर्भर था वो आर्टिस्ट, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होती है उसके लिए मेन चीज होती है जो उसको उसकी चीजों की प्रशंसा करते हैं, तो उसको हम पैटर्न बोल सकते हैं, प्रशंसक बोलते हैं, आश्रयदाता भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा आर्टिस्ट थैंक्ड हिज पैट्रन्स। अब यहाँ पर वो कस्टमर नहीं है उसके वो, ठीक है, यानी कि वो उसके प्रशंसक है, वाहवाही करते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो ये यहाँ पर उसको हम पैट्रन बोलेंगे ना कि कस्टमर बोलेंगे। हु ईगरली वेटेड हिज पेंटिंग, यानी कि जो बड़ी उत्सुकता से, ईगरली का मतलब है बड़ी उत्सुकता से उसके चित्रों का इंतजार कर रहे थे। नेक्स्ट है कस्टमर का मतलब तो वो ये खरीदार। ठीक है, द शॉपकीपर अटेंडेड हिज कस्टमर, तो दुकानदार ने अपने ग्राहकों को सौदा दिया। अब दुकान पे आप जाते हो तो चीजों की वाहवाही थोड़ी ना करते हो, पैसे देते हो और चीज लेते हो और जाते हो, तो यहाँ पर ये होते हैं कस्टमर्स। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्टेट एंड से। स्टेट का मतलब होता है कोई भी चीज आप औपचारिक रूप से किसी चीज की आप घोषणा कर देते हैं तो वो होता है स्टेट, और से का मतलब होता है नॉर्मली कुछ कह देना। ठीक है, जैसे कि भारतीय राजदूत ने युद्ध विराम या संधि के लिए शर्तें रखी। ठीक है, तो इंडियन एम्बेसडर स्टेटेड द टर्म फॉर सीज फायर एग्रीमेंट, यानी कि शर्तें रखी मतलब बोला उसने, तो औपचारिक रूप से किसी चीज की उसने घोषणा कर दी। औपचारिक रूप से मतलब कि लीगल वे में उस चीज को कह दिया। ठीक है, तो इंडियन एम्बेसडर स्टेटेड, यहाँ पर आप से नहीं लगाएंगे, स्टेटेड, क्योंकि उसने औपचारिक रूप से घोषणा की है। द टर्म फॉर सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम संधि, एग्रीमेंट मतलब सीज फायर एग्रीमेंट के लिए उसने क्या कर दी, घोषणा कर दी। से का मतलब होता है नॉर्मली कुछ कह देना। ठीक है, तुम कहते हो कि तुम काम पूरा नहीं करोगे, तो यू से, आप कोई घोषणा नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मली कह रहे हो, यू से दैट यू वॉन्ट कंप्लीट द जॉब, यू विल नॉट कंप्लीट द जॉब। नेक्स्ट है मे और माइट। मे का मतलब होता है किसी भी चीज की संभावना, और माइट का मतलब ये होता है किसी चीज की संभावना, लेकिन मे को हम लोग वर्तमान से जोड़ते हैं और माइट को हम लोग भूत से जोड़ते हैं, यानी कि ये जो मे का जो पास्ट होता है वो माइट होता है। जैसे कि देखिए, वह आज आ सकता है, संभावना है आ सकता है, लेकिन आज यहाँ पर आप टुडे यानी कि वर्तमान की संभावना की बात कर रहे हो, तो ही मे कम टुडे। अब देखिए यहाँ पर यदि तुमने पत्र लिखा होता तो वह अवश्य आ जाता, यानी कि पास्ट की बात हो रही है कि वो ये शायद ये काम वो कर देता, तो he might have come if you had written a letter। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टे एंड स्टॉप। स्टे का मतलब होता है कहीं रुकना, ठहरना, और स्टॉप का मतलब जी होता है कोई चीज खत्म कर देना, समाप्त कर देना। ठीक है, तो हम केवल 2 दिन के लिए होटल में ठहरे, तो वी स्टेड एट होटल फॉर 2 days ओनली, स्टे ठहरे। ठीक है, और हमने अपना काम रोका और घर पर लौटे, तो वी स्टॉप्ड द वर्क एंड रिटर्न टू होम। तो यहाँ पर ठहरने, कहीं रुकने के लिए आप लोग स्टॉप नहीं लगाएंगे कि हम वहां पर रुके मतलब आप वहां पर ठहरे। ठीक है, टेंडर एंड गिव। टेंडर का मतलब होता है औपचारिक रूप से कोई चीज पेश कर देना, प्रस्तुत कर देना, जैसे कि अपने अफसर के आदेश पर उसने अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगी, यानी कि औपचारिक रूप से उसने क्या करा, अपने आप को प्रस्तुत किया, क्षमा मांगी। तो on the order of his boss he tendered an apology मतलब माफी। ठीक है, तो an apology for his misbehavior, यानी कि अपने बर्ताव के लिए, अपने दुर्व्यवहार के लिए। ठीक है, give का मतलब होता है कोई चीज देना अपनी इच्छा से। ठीक है, यहाँ पर he gave testimony readily before the jury। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या दी, उसने न्याय सभा के सामने स्वेच्छापूर्वक प्रमाण दिए। ठीक है, टेस्टिमनी का मतलब होता है कोई भी चीज मौखिक रूप से, मतलब एक तरीके से जो क्या बोलते हैं,
गवाह जैसे कोई किसी भी चीज़ का प्रमाण जो होता है, प्रमाण, ठीक है, किसी भी चीज़ का जो प्रमाण होता है तो वो दो होता है, एक होता है रिटर्न में होता है और एक होता है मौखिक रूप से। जो गवाह होते हैं वो मौखिक होते हैं और जो कोई चीज़ लिखित में होती है तो वो आपके लिखित गवाह होते हैं। तो ये टेस्टिमनी एक तरीके से मौखिक गवाह होते हैं और मौखिक प्रमाण होता है, ठीक है। तो हम गिव के लिए हमने नॉर्मली अपनी इच्छा से बता देना, और टेंडर का मतलब है औपचारिक रूप से कोई चीज़ प्रस्तुत कर देना, सबके सामने कोई चीज़ बोलना। नेक्स्ट होता है जी, वही आ गया टेस्टिमनी, ठीक है, और एक है एविडेंस। टेस्टिमनी का मतलब है वही मैंने अभी आपको बताया था। टेस्टिमनी का मतलब है कोई भी चीज़, कोई भी प्रमाण मौखिक रूप से दी गई सूचना या प्रमाण, ठीक है। ही रेडली गिव टेस्टिमनी टू जूरी, ठीक है, उसने न्याय सभा के सामने स्वेच्छापूर्वक प्रमाण प्रस्तुत किए, यानी कि उसने अपनी स्वेच्छा से टेस्टिमनी दे दी। और यहाँ पर एविडेंस का मतलब होता है मौखिक रूप से या लिखित रूप से दिया गया कोई भी प्रमाण, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी चीज मौखिक रूप से दी गई सूचना या प्रमाण है, और यहाँ पर होता है मौखिक भी हो सकती है वो चीज और लिखित भी हो सकती है। वो हम बोलते हैं भाई हमारे पास एविडेंस है। क्या एविडेंस है आपके पास? तो या तो आपके पास रिटर्न एविडेंस होंगे या तो आपके पास मौखिक एविडेंस होंगे, ठीक है। तो मौखिक जो हो जाएंगे वो तो टेस्टिमनी हो जाएगी, और जो एविडेंस, ये जो दोनों टाइप है ये हो जाते हैं आपके एविडेंस, यानी कि एक तरीके से प्रमाण, ठीक है। तो प्रतिवादी ने यह सिद्ध करने के लिए कि वह घटना के समय वहां उपस्थित नहीं था, लिखित प्रमाण प्रस्तुत किए। प्रतिवादी मतलब डिफेंडेंट प्रेजेंटेड रिटन एविडेंस टू प्रूव दैट ही वाज नॉट प्रेजेंट एट द सेम, वो उस टाइम पर नहीं था वहां पर। विन एंड बीट। विन का मतलब है जी खेल जीत जाना, और बीट का मतलब होता है किसी खिलाड़ी को किसी चीज में हरा देना, बीट कर देना, ठीक है, उसको हरा देना। तो आई बीट यू वाइल प्लेइंग कार्ड्स, तो मैं ताश में तुम्हें हरा दूंगा। तो आई बीट यू वाइल प्लेइंग द कार्ड्स, ठीक है। तो इस टाइप से इसके सेंटेंस। और विन का मतलब हो रहा है वी वॉन द मैच, यानी कि अहो हमने मैच जीत लिया। विन का हो जाता है सेकंड फॉर्म वॉन, ये वॉन है क्योंकि इसकी फॉर्म ऐसी होती है विन वॉन वॉन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑलरेडी और ऑलरेडी, ठीक है। तो दोनों सेम लग रहे हैं लेकिन अलग हैं बिल्कुल, ठीक है। ऑलरेडी का मतलब होता है सभी लोग तैयार हैं, सभी चीजें तैयार हैं, और बोलते हैं ना ऑल डन, ऑल डन यानी कि ऑलरेडी। तो वी वर ऑल रेडी टू गो व्हेन द क्लास टीचर अराइव्ड, तो जब अध्यापक पहुंचे तो हम सब जाने के लिए तैयार थे, ऑल रेडी थे टू गो, जाने के लिए। नेक्स्ट है ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, कोई चीज पहले से ही आपने कर रखी है उसको बोलते हैं ऑलरेडी। कहते हैं कि चलो खाना बना लो, कि मैंने तो ऑलरेडी बना रखा है। ऑलरेडी मतलब आपने पहले से ही वो चीज बना रखी है। तो वी हैड ऑलरेडी बिगन राइटिंग व्हेन द क्लास टीचर अराइव्ड, तो अध्यापक के पहुंचने से पहले ही हमने लिखना शुरू कर दिया था, पहले ही, यानी कि ऑलरेडी बिगन राइटिंग। नेक्स्ट है ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब है सभी लोग मिलकर, और ऑल टुगेदर का मतलब पूरी तरह। तो द बॉयज एंड गर्ल्स सैंग ऑल टुगेदर, यानी कि लड़के और लड़कियों सबने मिलकर गाया। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे मेरे जैसे आदमी के लिए यह बात पूरी तरह से अजीब थी, अजीब है, अजीब नहीं है, पूरी तरह से अजीब थी, पूरी तरह से ऑल टुगेदर। तो दिस वॉज ऑल टुगेदर स्ट्रेंज, अजीब है, फॉर अ पर्सन ऑफ माई टाइप, मेरी तरह के आदमी के लिए ये बात पूरी तरह से क्या है, स्ट्रेंज है, अजीब है। तो पूरी तरह, ऑल टुगेदर। नेक्स्ट है ऑलवेज एंड ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलवेज का मतलब है सभी तरह से, ठीक है। तो योजना सभी तरह से आम जनता के लिए स्वीकार्य थी। तो स्कीम वॉज इन ऑलवेज, यानी कि हर तरीके से एक्सेप्टेबल टू द मैसेज। मैसेज का मतलब यहाँ पर लोग है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑलवेज का मतलब है सदा। तो गरीब है, यहाँ पर गरीबों की हमेशा मदद करो। तो ऑलवेज हेल्प द पुअर, ठीक है। तो पुअर यहाँ पर गरीब के लिए, एक पुअर बेचारे के लिए भी होता है। अगर हम बोलना चाहे किसी को बेचारा, होता है ना बेचारा, तो ये पुअर भी होता है, ठीक है। तो पुअर गरीब भी होता है, बेचारा भी होता है। नेक्स्ट होता है अल्टर। अल्टर और अल्टर दो है, ठीक है। तो पहला देखते हैं अल्टर। अल्टर का मतलब है जी यहाँ पर कोई पूजा की वेदी है, ठीक है,
पूजा की वेदी। क्या होती है? वह पूजा की वेदी के सामने झुका और प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर शराब नहीं पिया। पूजा की वेदी का मतलब यहाँ पर दिख रहा है आपको, जैसे हम चौकी लगा देते हैं ना, एक पूरा सिंहासन सजा देते हैं, उसको बोलते हैं अल्टर। तो ही नेल्ट, नेल्ट मतलब झुकना, नी नेल्ट, नेल्ट ठीक है झुकना, ही नी माने झुकना। तो ये सेकंड फॉर्म है, ही नेल्ट बिफोर द अल्टर एंड टुक अ वो नॉट टू टच वाइन ऑल द लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर वो मतलब यहाँ पर उसने प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर टच नहीं करेगा शराब। ऑल्टर का मतलब है बदलाव करना, कोई चीज किसी चीज में चेंजेस कर देना। ठीक है, तो आई कांट अल्टर माई प्लान नाउ, मैं अब अपनी योजनाएं, अपने प्लान बदल नहीं सकता। नेक्स्ट होता है अमेंड का मतलब, एक अमेंड होता है, रिकमेंड होता है। ठीक है, अमेंड मतलब है कोई भी सुधार करना, वर्ब है ये। मैं अपने दुर्व्यवहार में, तुम्हें अपने दुर्व्यवहार में सुधार करना चाहिए। तो यू मस्ट अमेंड योर वेज या योर बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर भी हो सकता है, योर बेस भी हो सकता है। अमेंड मतलब यहाँ पर अब है किसी साहित्य कृति में कोई संशोधन करना या संपादन करना, कोई बुक छाप देना, ठीक है, या उसमें कोई चेंजेस कर देना, दैट्स कॉल्ड अमेंड। ठीक है, तो बिफोर पब्लिकेशन फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक हैड बीन अमेंडेड। ठीक है, यानी कि प्रकाशन से पहले बुक का जो पहला भाग था वो संपादित किया जाना था। तो पहला भाग क्या था? तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक हैड टू बी अमेंडेड, यानी कि संपादन करना था, उसको छापना था। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस करने थे, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, सेंट और सेंट। सेंट मतलब है यहाँ पर सिक्का, कोई भी सिक्का है उसको सेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो अमेरिका में सेंट चलता है। ठीक है, तो सेंट अमेरिका का एक छोटा सिक्का है, तो सेंट इज अ स्मॉल कॉइन ऑफ अमेरिका। जैसे हमारे यहाँ सिक्के होते हैं, वहां पर सिक्कों को सेंट बोला जाता है। नेक्स्ट होता है सेंट। सेंट की बोतल, सुगंधी से बोलते हैं हम। तो द सेंट ऑफ फ्लावर्स इज वेरी प्लेसेंट, यानी कि फूलों की जो सुगंध है बड़ी सुखद है। सुखद यानी कि प्लेसेंट, तो सेंट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश का मतलब है बच्चों की जैसी बचकाने कोई हरकत कर देना, वो होती है चाइल्डिश। और एक होता है चाइल्ड लाइक, कोई भी इंसान है वो बच्चे की तरह भोला भाला है, तो वो होता है चाइल्ड लाइक। यू हैव चाइल्डिश हैबिट एंड आर नॉट येट मैच्योर। तुम्हें बचकानी आदतें हैं, तुम्हारे अंदर क्या है? बचकानी आदतें हैं। ठीक है, और तुम अभी तक क्या नहीं हुए? मैच्योर नहीं हुए, यानी कि पूरी तरीके से सीरियसनेस तुम्हारे अंदर नहीं आई है। तो ये होती बचकानी चीजों के लिए होता है, तो ये है चाइल्डिश। और यहाँ पर देखिए, वी लाइक द चाइल्ड लाइक हैबिट्स, यानी कि हम उसकी बच्चों जैसी आदतें पसंद करते हैं। बच्चों जैसी यानी कि भोली भाली स्वीट आदतें उसकी हमें पसंद है। ठीक है, तो ये है चाइल्ड लाइक और ये है चाइल्डिश। नेक्स्ट है चूज, चोज और साइट। साइट यहाँ पर जुड़ना है इसके साथ, तीन है। ठीक है, तो यहाँ पर चूज और चोज को हम लोग करते हैं। चूज यानी कि चुनाव करना, किसी को चुनना। तो तुम चाहते हो चुन लो, जो चाहते हो तुम वो चुन लो। तो चूज व्हाट यू वांट, चूज व्हाट यू वांट, चुन लो जो तुम चाहते हो। अब यहाँ पर चूज, मैं अंत में संगीत के पेशे के रूप में चुन लिया, मैंने अंत में संगीत को पेशे के रूप में चुन लिया। तो आई फाइनली चोज सिंगिंग फॉर अ कैरियर। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, ये जो है यहाँ पर चोज, ये एक्चुअल में इसी की जो है वो फॉर्म है, ये एक वर्ब है। तो फर्स्ट फॉर्म होती है चूज, नेक्स्ट होती है चोज और चोजन। ठीक है, चूज, चोज, चोजन। तो यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म है। तो और फाइनली चोज सिंगिंग फॉर अ करियर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है साइट, साइट एंड साइट। साइट का मतलब है किसी चीज का उदाहरण देना, उद्धृत करना, जैसे हम बोलते हैं किसी भी चीज के हम उदाहरण दे देकर कोई बात करते हैं तो उसको बोलते हैं साइट। ठीक है, तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ साइटिंग फ्रॉम द रामायण, रामायण है यहाँ पर। ठीक है, तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ साइटिंग फ्रॉम द रामायण, तो वह रामायण के उद्धृत करने का शौकीन था। यानी कि कोई भी इंसान होता है, कोई बात करता है तो वो, कोई होता है महाभारत की उदाहरण दे देता है, कोई रामायण का उदाहरण दे देता है, तो उसका मतलब वो साइट
साइट करता है, यानी कि उदाहरण जैसे बोलते हैं ना कि किन्हीं दो भाइयों के बीच में लड़ाई हुई तो बोलता है ना कि देखो ये दो भाई लड़ रहे हैं और एक देखो राम और लक्ष्मण को देखो उनमें कितना प्यार था, वनवास चला गया था लक्ष्मण उनके साथ। तो ये हम उदाहरण देने लगे रामायण के अपने एक डेली लाइफ में। तो यहाँ पर होता है, ये होता है उद्धृत करना या उदाहरण देना, साइट करना, ठीक है। नेक्स्ट है द ताज प्रेजेंट अ प्लीसेंट साइट इन फुल मून। इसका मतलब है ताज पूर्णमासी के दिन एक सुखद दृश्य उपस्थित करता है। तो दृश्य यहाँ पर ये है जो है दृश्य, सुखद दृश्य, प्रीसेंट साइट इन फुल मून। तो ताज जो होता है लगता है बड़ा सुंदर, बड़ा जो उसका दृश्य है बड़ा ही सुखद होता है जब पूरा चांद निकलता है पूर्णमासी के दिन। नेक्स्ट है साइट। साइट का मतलब बोलते हैं ना मैं साइट पे जा रहा हूँ, काम करने जा रहा हूँ। तो साइट मतलब एक जगह है जहाँ पर कोई काम करने जाता है, कोई जगह होती है बेसिकली वो। तो उसके पिता अपनी नई दुकान के लिए स्थान ढूंढ रहे हैं। तो हिज फादर इज लुकिंग फॉर अ साइट फॉर न्यू शॉप। साइट मतलब एक नई जगह, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमिक एंड कॉमिकल, ठीक है। तो कॉमिक का मतलब है जी कोई भी इंसान जो है वो मजाकिया है, ठीक है। जानबूझकर उसने एक ऐसा भेष बनाया है जिससे लोगों को हंसी आ जाए, ये है कॉमिक। और कॉमिकल का मतलब होता है कोई भद्दा या फूहड़ रूप, ठीक है, ऐसा रूप जिसे देखकर किसी को हंसी आ जाए, ठीक है। तो एक भद्दा फूहड़ रूप मतलब ऑलरेडी भद्दा फूहड़ मतलब जो बेकार लगता है, ऑड लगता है, जिसे देखकर आदमी हंसने लग जाता। और एक होता है किसी को हंसाने के लिए जानबूझकर मजाकिया तौर से जो बनाया जाता है वो होता है कॉमिक। बोलते हैं ना इसका फेस बड़ा कॉमिक है, जैसे जोकर होते हैं तो उनका कॉमिक फेस होता है, वो जानबूझकर हंसाने के लिए ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए कॉमिक सीन्स आर पुट इन ड्रामा, यानी कि नाटक में मजाकिया दृश्य रखे गए, कॉमिक दृश्य रखे गए, यानी कि मजाक करने के लिए जानबूझकर रखे गए ताकि उन लोगों को उससे हंसी आए। और नेक्स्ट होता है the peculiar dress she wore gave her a comical appearance। comical appearance दी उसकी ड्रेस ने। तो विचित्र वेशभूषा पहनकर उसका रूप बड़ा भद्दा हो गया, यानी कि उसने जानबूझ के ऐसा गेटअप ले लिया ताकि लोगों को उससे हंसी आए। तो बेसिकली भद्दा फूहड़। नेक्स्ट होता है कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सेम लग रहे बट अलग है। कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर ई है, यहाँ पर आई है, ठीक है, और यहाँ पर भी आई है, ठीक है। तो देखते हैं कॉम्प्लीमेंट का मतलब है किसी भी चीज को का पूरा भाग, जिससे कोई भी चीज पूरी हो जाए, ठीक है। तो द बुक इज कॉम्प्लीमेंट दैट वन। तो यह पुस्तक उस पुस्तक की पूरक है, यानी कि कोई भी चीज है वो अधूरी है और उस किसी चीज को जोड़कर उसे पूरा कर दिया जाए तो वो हो जाता है जी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, ठीक है, कोई बुक है तो दिस बुक इज कॉम्प्लीमेंट टू दैट वन, यानी कि उस बुक को जोड़कर हम दूसरी बुक को पूरा कर सकते हैं, उसके बिना हमें आधी स्टोरी समझ में आएगी। नेक्स्ट होता है कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना किसी की। तो हर हस्बैंड पेड हर अ कॉम्प्लीमेंट, उसके पति ने उसकी प्रशंसा की। नेक्स्ट है पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्स देना यानी कि किसी को क्या करना, किसी को प्रणाम करना, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स हो जाते हैं। तो अपने माता पिता को मेरा प्रणाम दीजिएगा।